जय महाकाल दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं हमारे पटवारी के जो जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं, क्योंकि पटवारी से 2017 में आई थी, उसके बाद अब 2022-23 में है, तो हम 2017 के जितने भी पेपर है वो सारे के सारे पुराने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला पेपर हुआ था 2017 में, वो हुआ था 9 दिसंबर 2020। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का हमारा पेपर है और सारे के सारे क्वेश्चन की हमने पीडीएफ बना ली है। तो हम आपको बहुत आसान तरीके से इन सारे के सारे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और पहला वीडियो आज ही लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। और बहुत आराम से पढ़ेंगे, शांतिपूर्वक। जितने क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप हमें बताएं, हम उसे कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में और बेहतर करें। तो पहला क्वेश्चन, 2x plus 3y equal to 8 और 5x plus 4y equal to 13। तो यहाँ हमें बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो एक तो हमारे पास समीकरण दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है भाई कि 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 8 है। और अगला हमारे पास समीकरण क्या है, अगला है 5x प्लस 4y इक्वल टू क्या 13। क्लियर है दोस्त। तो एक तो है कि भाई हम यहाँ पर क्या लगा ले, विलोपन विधि लगा ले, जो कि हमारे 10th क्लास में था। तो दोनों समीकरण को बराबर करने के लिए जो ऊपर वाली डिजिट रहती है उसका गुणा कहाँ कर देते हैं, हम नीचे कर देते हैं। और जो नीचे रहती है उसका गुणा हम कहाँ कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। तो दोनों समीकरण लगभग कैसे हो जाते हैं। जैसे 5 का गुणा 2 में किया तो 5 2 कितना आ गया 10x आ गया। 5 का गुणा 3 में किया तो 15 आ गया। और 5 का गुना 8 में किया तो कितना आ गया 40। यहाँ 2 का गुना अगर हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20x आ जाएगा। 2 का गुना अगर हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और 2 का गुना 13 में 26। यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आया होगा। अब आप आराम से लेकिन दोनों को सेट करेंगे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे माइनस, यानी ये दोनों तो कट जाएंगे। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भाई 7 बचेगा। और 40 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा भाई 14 बचेगा। यानी 7 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 2 बार, यानी भाई का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे भाई कि भाई का वैल्यू 2 आ गया, मतलब एक तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है सी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी तो हमारा क्या हो गया एकदम गलत हो गया है ना दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि भाई का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। जैसे भाई का मान मान लो कि हम समीकरण नंबर एक में ही रखते हैं। ये समीकरण नंबर हमारा क्या है एक्स 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या 8 है। तो भाई 2x और 3 और भाई का वैल्यू हमारे पास कितना है भाई 2 है। तो 3 का गुना 2 में कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 8। तो भाई ये कितना हो जाएगा 2x 8 और 3 और 2 6 उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो फिर 2 से 2 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला एकदम क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और सी वाला भी एकदम हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। एक तो ऐसा है कि आप सवाल को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आप सवाल को ऐसे सोल्व नहीं करना चाहते हैं तो एक और बहुत प्यारी कंडीशन हो सकती है कि आप इस सवाल को बाय ऑप्शन कर सकते हो। बहुत सारे विद्वान बोलते हैं कि बाय ऑप्शन करना चाहिए, लेकिन कंडीशन है कि अगर आप बाय ऑप्शन करेंगे तो लगभग लगभग आप 4 ऑप्शनों को देखना पड़ेगा, 3 को तो देखना ही पड़ेगा। क्योंकि किस्मत इतने अच्छे तो है नहीं, क्योंकि अच्छे होते तो अभी तक नौकरी लगी जाती है ना भाई। तो आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है जिंदगी में। हमेशा आपको मेहनत के भरोसे बैठना है। जो व्यक्ति मेहनत करने चला जाता है सफल को उसके कर्म अवश्य चुनती है। तो एक ऑप्शन तो है कि हम ऐसे कर रहे और दूसरा है कि इसको हम पूरे को रख देंगे। और अब हमें आंसर पता चल ही गया है कि भाई जो आंसर है हमारे वो क्या है, एक्स का मान हमारा 1 है, y का मान हमारा कितना है 2 है। तो दूसरी कंडीशन हो सकती है हमारी कि हम बाय कर लें, है ना नहीं। तो अब आप आराम से देखो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हम उनका उपयोग नहीं करते। और अवेलेबल होने के बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि हमें ये भी पता है कि सही वाला कौन सा है, तो हमें एक ऑप्शन को करना पड़ेगा। तो जिस पहली समीकरण है 4x प्लस 3y इक्वल टू क्या है। तो अब x का मान 1 अगर हम रख लें तो 2 का गुना अगर हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। और 3 का गुना अगर हम 2 में करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। और बराबर में क्या है 8। तो ये कितना हो गया भाई 2। और ये कितना हो गया 3 और 2 6। और बराबर में क्या 8 तो 6 और 2 कितने हो गए 8, यानी 8 बराबर क्या आ गया 8 कट गए। यानी कि NH बराबर क्या हो गया RHS। यानी कि हमारा जो x का वैल्यू है वो एकदम एक क्या है सही है। ऐसा कैसा अगर हम चेक करना चाहें तो y का वैल्यू कर सकते हैं।
तो अभी हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में मान रख देंगे। कैसे रख देंगे, देखिएगा बोर्ड पे कि भाई यहाँ पर और इसके अलावा और कुछ मान रखेंगे तो हो सकता है कि संभव ही नहीं। जैसे मान लो कि 2 और x का मान हम क्या रख लें, 1 रख लें, और उसके बाद वापस 3 और y का मान अगर हम 1 रख लें तो ये कितना हो जाएगा, 5 बराबर 8। कहाँ सुना आपने कि ऐसा होता है? और अगर आप समीकरण जो दो में भी अगर इनके मान रखेंगे तो भी आपके आंसर बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलो भाई, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई समीकरण नंबर 1 से ही आप करें, तो समीकरण नंबर दूसरी पे आपने लिया कि 5x प्लस 4y इक्वल टू क्या, 30। तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, y का वैल्यू 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 8 बराबर क्या हो जाएगा, 13। तो भाई 13 बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यानी कि हमारे दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा दोनों समीकरण को क्या करेगा, एकदम संतुष्ट करेगा। क्लियर है यहाँ? चलो और आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज जिसकी 8 भुजा कहलाता है। देखो बहुभुज मतलब क्लियर है कि भाई बहुत ज्यादा भुज होगी उसमें, है ना भाई। अब एक उसने बोला कि एक बहुभुज जिसकी 8 भुजा है। बहुभुज में बहुत हो सकती है, जैसे 2 भुजा हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो उसने बोला 8 भुजा है। अब 8 भुजा को हम क्या बोलते हैं भाई, अष्टभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अष्टभुज। जैसे अगर त्रिभुज आ जाए तो उसमें कितनी भुजाएं रहती है, 3 रहती है। अगर जैसे तुमने चतुर्भुज बोला ही नहीं है, अगर चतुर्भुज होता तो क्या होता, 4 होता। अगर पंचभुज बोला जाता तो 5 होता, षटभुज बोला जाता तो 6 होता। तो ऐसा उसने बोला है कि एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं कहलाती है, जिसमें 8 भुजा होती है, वो क्या कहलाता है, अष्टभुज कहलाता है। क्लियर है दोस्तों, एकदम। और इसी में आप ध्यान रखना कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन वो पूछता है आपसे, संभाव त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पूछता है वो आपसे, संभाव त्रिभुज। यानी संभाव त्रिभुज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आता है। तो आप आराम से देखिएगा। जैसे अगर आप जैसे आप मान लेंगे कि भाई एक संभाव त्रिभुज आपके एग्जाम में आते ही आता है, तो थोड़ा संभाव त्रिभुज के ऊपर हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम इसको देखेंगे भाई, संभाव त्रिभुज हमारी परीक्षा में आते ही आता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे हम कि संभाव त्रिभुज होता क्या है। तो आप आराम से देखेंगे भाई। तो आप ध्यान से देखेंगे भाई, हमें क्या पढ़ना है, संभाव त्रिभुज। संभाव त्रिभुज एग्जाम में बहुत आता है, इसलिए हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि भाई संभाव त्रिभुज होता क्या है। तो आप आराम से देखो, संभाव त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, एकदम बराबर होती है। यानी कि अगर ये बी और ये सी, तो ये भुजा भी ए रहती है, ये भुजा भी ए रहती है, और ये भुजा भी ए रहती है, और बीच में एक लंब डाला जाता है जिसे क्या बोला जाता है, एच बोला जाता है। तो हमारे परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है संभाव त्रिभुज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें दो चीजें पूछता है, एक तो पूछता है क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडर रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। और एक को पूछता है ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होता है, वो होता है अंडर रूट 3/2 इंटू ए। ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना रहती है, प्रबल संभावना रहती है। तो यहाँ तो उसको नॉर्मल पूछा कि एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं कहलाता है, तो क्या कहलाता है, अष्टभुज कहलाता है। लेकिन आप में जो सबसे ज्यादा प्रायिकता किसी क्वेश्चन के आने की रहती है, वो किसकी रहती है, संभाव त्रिभुज की रहती है। तो संभाव त्रिभुज की दो चीजें आप याद रखें कि भाई जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है वो कैसा होता है, संभाव त्रिभुज होता है। और अगर उसका हमें क्षेत्रफल निकालना होता है, अंडर 3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ऊंचाई अगर पूछे तो अंडर 3/2 इंटू ए। क्लियर है दोस्तों? चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 को गुना किया जाए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। अब आप आराम से देखिए भाई, आप पूर्ण वर्ग चाहिए और है कितना आपके पास, 1575। तो आप आराम से इसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 15, है ना। फिर 5 एकम 5, फिर कितने बचे, 2। फिर 5 से कितनी बार कट गया, 25 बार। फिर आप 5 से काट लेंगे कितनी बार, 5 6 30, एक बचा। फिर 5 3 कितना हो गया, 15। फिर आप 3 से काट लेंगे कितनी बार कट जाएगा, 21 बार कट जाएगा। फिर आप 3 से काट लेंगे कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। फिर आप 7 से अकेला 7 बचा। देखो यहाँ जोड़ा बन गया, यहाँ भी जोड़ा बन गया। अब अकेला कौन बन गया, 7। अब 7 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसी में गुना करना पड़ेगा। तो भाई उसने पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे 1575 को गुना किया जाए ताकि गुणितफल पूर्ण वर्ग हो।
तो 7 को जरूरत क्या है कि ये 7, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 7। क्लियर है दोस्तों। अब इसमें अगर वो यूं बोल दे कि 1575 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, आराम से आप क्या करो कि 1575 में क्या दे दो, 7 से भाग दे दो, तो 7 2 14, एक बचा, फिर 7 2 14, फिर 3 बचा, 7 5 35। तो देखो 225 एकदम पूर्ण वर्ग है, और ये किसका पूर्ण वर्ग है, ये 15 का वर्ग, मतलब 225 को हम लिख सकते हैं 15 का वर्ग। क्लियर है दोस्तों। वैसे का वैसे ही अगर आप 1575 में क्या कर दे, गुना कर दे, तो भी एक संख्या जो आएगी वो क्या आएगी, पूर्ण वर्ग आएगी। जैसे अगर आपको चेकआउट करना हो तो आप आराम से इसे गुना कर सकते हैं कि ये कितना है 1575, और गुना क्या कर दे, तो 7 5 कितना हो गया 35, 35 के 5 कैरी आउट कितने किए 3, 7 और 7 50 और 3 52, 52 के 2 कैरी आउट कितने किए 5, 7 15 7 105, और 5 कितने हो गए 110। अब इसका अगर अपने को अंडर रूट निकालना है तो देखो 25 यानी काय का 5 का, ऐसी संख्या का वर्ग बोलना है या तो 110 हो या 110 से कम हो, तो 10 का वर्ग 100, यानी कि जो अगली संख्या बनेगी वो काय का बनेगी 105 का वर्ग बन जाएगी। तो वो आपसे गुना करने या भाग करने में तो रिजल्ट पेपर आएगा 2022-23 में, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इससे पैटर्न पर आधारित आएगा। मैथ्स में बहुत ज्यादा कोई चीजें चेंज तो होती नहीं है, एकदम सेम रहती। तो अगर यहाँ गुणनफल पूछ लिया तो हो सकता है वहां वो भागफल पूछ ले, तो बात दोनों कंडीशन एक जैसी ही काम करेंगे। क्लियर है, मतलब बना दीजिएगा आप दास चलेगा। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला है, यदि 8075 को दो अंकी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, इन संख्याओं का योगफल क्या। मतलब आपको दो अंकों की ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणनफल कितना आ जाए, 8075 आ जाए। तो भाई आप मेरे हिसाब से तो क्या बना दो, इसके फैक्टर बना दो। तो अब जरूरी नहीं कि आप कोई दो अंकों की संख्या ही ले डायरेक्ट, आप छोटी छोटी संख्याएं ले सकते हैं, फिर उनका आपस में गुना कर लेना तो बड़ी संख्या आ जाएगी। क्योंकि आप डायरेक्ट छोटी संख्या बड़ी संख्या लेंगे तो हो सकता है डिवाइड करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आए, लेकिन अपने को 10 तक के नियम तो आसानी से पता है कि भाई पीछे 5 संख्या डिवाइड कैसे होगी, 5 से। तो आप ऐसे 5 से डिवाइड कर लो आराम से, बहुत सफिशिएंट टाइम मिलता है एग्जाम में, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत खबर खबर है, आराम से अगर आप शांतिपूर्वक एक क्वेश्चन में अगर 30-40 सेकंड भी देंगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। मैं तो आपको धीरे से लिए पढ़ा रहा हूँ कि भाई आपको चीजें समझ में आने लग जाए, अन्यथा मेरी स्पीड बहुत तेज है, इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको सिखा पाऊँ कुछ चीजें। तो 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 बचे कितने 3, 5 6 कितना आ गया 30 आ गया, फिर 5 एकम 5, फिर कितने बचे 2 बचे, 50 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। वापस 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 3 15, फिर 1 बचा, फिर 5 2 10, फिर कितना बचा भाई 1 बचा, फिर 5 3 15। अब देखो 3 27, अभी कुछ लग नहीं रहा है कि कैसे कटे, क्योंकि 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए, 3 से डिवाइड हो नहीं रहा, 4 से भी नहीं दिख रहा। 11 से अगर करें तो 11 2 22, फिर कितने बच जाते 10 बच जाते हैं, यानी 12 भी नहीं जा रहा, 13 14 भी नहीं, 15 16 17 से काट सकते हैं अगर एक बार देखें। 17 कम 17, 17 एकम अगर 17 हो गया तो बचा कितना भाई 15, यानी 17 और 15 कितने होते हैं 32 होते हैं। तो भाई 17 से कितनी बार कट जाएगा 9 बार। ये 19 भी किससे कटने को तैयार नहीं होता है, तो 19 से तो कटेगा ही नहीं। तो भाई एक बार आप सबके साथ गुना कर दीजिएगा, यानी 17 इंटू 5, यानी 17 5 कितने हो गए 85, और एक बार आप गुना कर दीजिए 19 का 5 के साथ, तो 19 कितना हो गया 19 5 55। भाई ने क्या पूछा है, उसने पूछा है इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो एक संख्या 85 और एक संख्या 95 होगी, इनका अगर हमसे योगफल पूछें तो आप आराम से बता सकते हैं कि भाई 9 9 18, यानी कितना आ जाएगा 180, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है ना, हम बड़े आराम से पढ़ेंगे भाई, हमें किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है कि अब्दुल एक 100 पृष्ठ वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। यानी अब्दुल नाम का कोई लड़का है जो किसी पुस्तक के 25 पेज पढ़ता है, और उस पुस्तक में जो पेज है वो कितने हैं 100 है। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 पढ़ा। एक कौन है भाई अब्दुल है और एक कौन है अकबर है, तो ऐसे अकबर को लिख लो ज्यादा ठीक रहेगा, कोडवर्ड में लिख लो, बाबू सोना को लिख
BO ऐसे ऐसे लिख लो आप, है ना, अकबर। तो देखो भाई, अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ा, उसी पुस्तक मतलब 100 2/5 भाग पढ़ा है, तो ये 5 से कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। तो 20 दो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों ने पूछा है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, मतलब ये बताना कौन सी कंडीशन गलत हो रही है। तो अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। देखो भाई, अब्दुल ने क्या अकबर से आधा पढ़ा? क्या नहीं? 40 का आधा तो कितना होता है दोस्तों? 20 होता है। या फिर 25 का दुगना कर लो, बात तो है कि नहीं, मैं उसका आधा या वो मेरा दुगना, बात तो एक ही। तो 25 का दुगना 50 होता है, लेकिन यहाँ तो 40 है। तो उसने यही तो पूछा, सत्य नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, ये सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आगे अगर आप चेक करें या ना करें, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। अगर आप चेक करेंगे भी तो सही, तो वो तो सारी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग क्या होनी है? गलत ही होनी। जैसे अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, भाई अकबर अब्दुल से अधिक कैसे पढ़ सकता है? संभव है क्या? नहीं है। तो ये एकदम है ना। अकबर ने अब्दुल के 2 गुने से 10 कम प्रश्न बने। देखो 2 गुने से 10, एकदम 25 का दुगना 50 से 10 कम हो गए, ये भी सही हो गया। अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 अधिक। देखो भाई, अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 अधिक। अब अकबर का 40 से अब्दुल का आधा कितना हो गया? 20 है। उससे 5 अधिक हो गए, ये बात भी एकदम क्या हो गई? सही हो गई। लेकिन यही तो बताना था कि जो सही है वो गलत है, जो गलत है वो क्या है? सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, तो आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, 2 का क्या घात 2 10 का आधा है। थोड़ा सा ऐसा है भैया हो कि 2 का क्या घात 2 की पावर 10 का आधा है। तो जब भी पावर आवर आती चली जाए कि उसका आधा क्या है, उसका वो क्या है, तो आप उसकी एक घात क्या कर दीजिएगा? कम कर दीजिएगा। तो उसका क्या हो जाएगा? आधा। यानी कि 2 की घात 10 का आधा कितना होता है? 2 की घात 9 होता है। यानी कि आपका आंसर नंबर ए वाला एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो लिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर आप 2 की घात 10 लिखेंगे, तो 2 की घात 10 का मतलब होता है कि 2 का गुना 10 में मत कर देना। उसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितनी बार करना पड़ेगा? 10 बार करना चाहिए। तो आप ऐसे उंगलियों पे गुना करेंगे कि 2 4 8 16 32 64 128 2 56 512 1024, यानी 2 की घात 10 का मतलब जो होता है वो कितना होता है? 1024 होता है। अब आपको इसका आधा चाहिए, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 5, और 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12। तो आपको 2 की घात 10 का अगर हमको आधा चाहिए भैया, तो क्या आएगा? 512। और 512 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 9। तो 2 की घात 10 का आधा क्या होगा? तो होगा 2 की घात 9। क्लियर है दोस्तों? और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर हो और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी हो, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या है? तो आप आराम से देखो भाई, हमारी जिंदगी में क्या आया है? आयत आया है। तो हम इसको समझेंगे थोड़ा सा कि आयत हमसे क्या बोलना चाह रहा है। देखो भाई, एक आयत बना लिया हमने ऐसा। क्लियर है दोस्तों? तो आयत हमने बना लिया, और आयत में उसने कंडीशन रख दी है भैया कि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है। अब आयत का विकर्ण क्या होता है ये समझ लो। तो विकर्ण क्या होता है? ये होता है। क्लियर है दोस्तों? कि मैं आपको कुछ चीजें सिखा देता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आयत। अगर आयत आया है तो हमें आयत की भूमिका समझनी चाहिए कि आयत किस प्रकार का होता है, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन है इसका एक। अब वो आयत के समकक्ष आपसे क्या करेगा? बातें करेगा। क्लियर है? तो हम थोड़ा आयत समझ लेते हैं। ऐसे में वहां से नहीं ले रहा हूं, वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि एक आयत है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि आयत की आमने सामने की भुजाएं एकदम कैसी होती है? बराबर। यानी कि इस भुजा के सामने ये वाली भुजा, और इस भुजा के सामने ये वाली भुजा एकदम क्या होती है? बराबर। इसको क्या बोला जाता है? लंबाई बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? चौड़ाई बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो अगर हमसे यहाँ पूछ ले कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो, तो किसी का भी क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है? अरे लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। इसके बाद अगर हम हमसे पूछ ले इसका परिमाप क्या हो, परिमाप को बोला जाता है पैरामीटर। तो अगर इसका परिमाप या परिमाप हमसे पूछ ले, तो हम बहुत आसानी से इसका पता निकाल सकते हैं कि सारी भुजाओं को आपस में जोड़ दीजिएगा, आप जोड़ दिएगा, तो यहाँ से कोई
व्यक्ति स्टार्ट करे घूम के वापस इसी जगह पे आ जाए, तो उसका क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है, या क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। या आप ये बोल सकते हो कि किसी व्यक्ति ने एक जगह से चलना चालू किया और वापस व्यक्ति उसी जगह पर पहुंच गया, इसको आप क्या बोलेंगे? एक चक्कर बोलेंगे। और एक चक्कर को क्या बोला जाता है? परिमाप बोला जाता है, या क्या बोला जाता है? पैरामीटर बोला जाता है। तो यहां से स्टार्ट करा, एल फिर बी फिर एल फिर बी, यानी कि एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। मेरा उद्देश्य कहीं तक आपको कोई रटाना नहीं है। मेरा उद्देश्य कि अगर आयत आए तो क्वेश्चन के साथ साथ हम आयत की पृष्ठभूमि को भी समझ। तो देखो, एल और एल कितना? 12 और बी कितना हो गया? तो हम यहाँ से दो को कॉमन ले सकते हैं और क्या आ सकता है? एल प्लस बी। यानी आप आयत का परिमाप आसानी से बोल सकते हैं कि 2a प्लस बी। अब और क्या हो सकता है कि एक इसका आप विकर्ण निकाल सकते हो, डायगोनल, यानी क्या निकाल सकते हो? डी निकाल सकते हो। तो अब अगर आप इसका विकर्ण निकालना चाहोगे तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो ये क्या बन गया? अगर आप डी निकाल रहे, आप किसी एक आयत था जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग थी, लंबाई चौड़ाई कैसे थी? अलग थी, आपने उसका एक टुकड़ा कर दिया। अब आपने अगर उसका एक टुकड़ा कर दिया तो यानी ये वाला पार्ट उठ के कहाँ चला गया? ऐसा का ऐसा पार्ट आप उठा के इसको आपने पहुंचा दिया उधर, यानी ये डी हो गया और ये कितना हो गया? एल हो गया और ये कितना हो गया? बी। और आप यहाँ से आराम से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे ही आपने यहाँ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया तो उसके सामने वाली भुजा क्या? और जब कर्ण बन गई तो एक क्या हो गई भैया? लंब हो गया और एक आधार हो गया। और जब लंब और आधार हो गया तो क्या हो गया? पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि डी का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग और प्लस में क्या? चौड़ाई की वर्ग। डी बराबर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है दोस्त? तो आप इसको आयत में क्या क्या पूछ सकता है? एक पूछ सकता है आयत का क्षेत्रफल, एक आपसे पूछ सकता है परिमाप, और एक वो आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है भाई? एक आपसे कर्म पूछ सकता है। तो आप इन चीजों को बहुत आसानी से निकल सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन इन 1 सेकंड में जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ना, इंटरप्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, और अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या होना चाहिए? तो देखो भाई, आराम से हम समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन है भाई, यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंट, पहले तो हमें आयत, हम समझ गए कि आयत कैसा होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं एकदम कैसी हो? बराबर, वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। और उसका विकर्ण दे रखा है उसमें कितना? 65। अब विकर्ण अगर हमें दे रखा है कितना? 65 सेंटीमीटर। और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी, कोई सी भी भुजा मान लो कि आप यही भुजा मान लो। तो उसने पूछा दूसरी भुजा की लंबाई क्या है? तो क्या मैंने भी आपको नहीं पता कि ये और ये तीनों मिलकर काय का निर्माण करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण करते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको बी मान लें, और यहाँ लिख सकते हैं हम कि कर्ण का वर्ग यानी कि 65 का वर्ग बराबर 63 का वर्ग प्लस बी का वर्ग। अब एक तो होता है कि वर्ग कर लो, मैं वर्ग करने के थोड़े से पक्ष में नहीं हूं। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसका छांतर कर लूं। यानी 65 का वर्ग उधर प्लस था तो इधर काय का आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। यानी माइनस का क्या आ जाएगा? 63 का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा? बी। और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? यानी एक बार आप घटा दीजिएगा और एक बार आप जोड़ दीजिएगा, है ना भाई? तो आप आराम से देखो कि आपने 65 और 63 जोड़े तो 60 और 60 120, और 5 और 3 8, कितना आ गया? 128 आ गया। और एक घटा दीजिएगा, यानी कितना आ गया? 2 बराबर में क्या आ गया? बी का। तो भैया बी बी का वर्ग बराबर क्या? 128 का दुगना कितना होता है? 256 होता है। कितना होता है? 256। तो क्या बी बराबर आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 16? तो उसने यही तो पूछा था कि दूसरी भुजा की लंबाई। अब और कंडीशन क्या हो सकती है? से पूछ रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि लंबाई तो पहले ही दे रखी थी, एक भुजा हमने मान ली थी 63, और दूसरी भुजा कितनी आ गई? 16। यानी कि 16 3 48 के 8, कैरी आउट कितने की है? 4। 16 6 96, 96 और 4 कितने हो गए? यानी 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और हमसे क्या पूछ सकता है? वो हमसे पूछ सकता है, विकर्ण तो दे ही रखा था, अब और हमसे वो पूछ सकता है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? हमें पता है परिमाप होता है 2l प्लस बी। देखो दोस्तों, मेरा उद्देश्य प्रवेश पेपर करवाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आ जाए वो चीजें आप समझ लो, क्योंकि अगर
36 सेट 37 शिफ्ट अगर बने हैं तो इसमें लगभग लगभग आप 700 750 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब आप 700 750 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके साथ अगर एक एक दो दो क्वेश्चन में और ऐड कर दूंगा तो लगभग लगभग आप ये मान सकते हो कि 2000 क्वेश्चन की समथिंग हो जाएंगे। यानी कि 2000 क्वेश्चन की समथिंग हो जाएंगे। तो आप अगर इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरा दावा है कि जो 25 क्वेश्चन इस परीक्षा में आने वाले हैं वो आप इन द 1 सेकंड बहुत आराम से बना देंगे, है ना? क्योंकि आप लगातार प्रयास करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे 2 और एल का मान हमारे पास है 63 और बी का मान कितना है, तो 63 और 16 कितना हो गया, 79 हो गया। और 79 का गुना अगर हम 2 में करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 158 आ जाएगा। तो अगर वो इसका परिमाण भी पूछते तो आप निकाल सकते थे। क्लियर है दोस्त? चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है औसत निकालिएगा। कितना छोटा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। देखो, ना तो कोई क्वेश्चन छोटा ना कोई क्वेश्चन बड़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन हमें आता है तो छोटा होता है, और क्वेश्चन अगर हमें नहीं आता है तो क्वेश्चन कैसा हो जाता है, बड़ा। तो औसत निकालिए। तो औसत के लिए कुछ नहीं, जितने भी दे रखे हैं सारे को आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, और जितने उतने के क्या दे दीजिएगा, उसमें भाग दे दीजिएगा। तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। यानी कितने दे रखे हैं भाई, आपको 18, और प्लस में कितने, लोग कितने हैं, मान लो 1 2 3 4 और 5 है आराम से। तो ये कितने हो गए भाई, 5 हो गए। क्लियर है दोस्तों? अब इनको आप जोड़ लीजिएगा आराम से। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा भाई, 17 और 17 कितने हो गए भाई, 34 हो गए। 34 में आपने जैसे ही 21 जोड़ा तो कितना हो गया, 55 हो गया। 55 27 जोड़ा तो 82 हो गया, और 82 में आपने 18 जोड़ा तो कितना हो गया, 100 हो गया। और डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से कितनी बार कट गया, 20 बार। यानी कि आपका जो औसत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, है ना? अब बहुत सारी औसत में टेक्निक लगती है कि ये भी सम आए तो ये कर लो, सम आए तो ये कर लो, इनको जमा लो वमा लो। देखो ऐसे कुछ भी नहीं करना। जब हमें पता है कि जोड़ के भाग देने पर आंसर लगा तो जोड़ने में कितना टाइम लगेगा, सालों से जोड़ते आ रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला है दिए गए समीकरण का मूल्यांकन। तो आप आराम से देखिए, अंडर रूट लग नहीं पाया किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, लेकिन क्वेश्चन हमारा ऐसा था कि अंडर रूट 625, सॉरी, हाँ, जो क्वेश्चन था हमारा पूरा ऐसा था कि पूरे के ऊपर अंडर रूट है ऐसा 625 बटे 125 बराबर x और अपॉन में अंडर रूट 5। तो क्लियर है दोस्तों? अब आप जैसे ही इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे चीजें आसान होती चली जाएगी। कैसे? ये 125 से कितनी बार कट गया, 5 बार। अब ऊपर क्या बचा, अंडर रूट एक्स और अपॉन में अंडर रूट। अब आप जैसे अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 करेंगे तो दो अंडर रूट अगर आपस में टकराते हैं, एक का निर्माण होता है और एक का वही निर्माण होता है जो उसके अंदर रहता है। तो यानी कि अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक तो है कि आप इस सवाल को इस तरीके से सोल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा, और दूसरा है कि हम दोनों तरफ वर्ग भी कर सकते हैं। दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस सवाल को एक बार और, कि क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, है ना? ऐसे कर सकते हैं या फिर और ऐसे कर सकते हैं कि अगर अपना क्वेश्चन ऐसा है कि 625 डिवाइडेड बाय 125 बराबर x और अपॉन में अंडर रूट के 5। क्लियर है? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब आप जैसे ही दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो वर्ग और अंडर रूट आपसी बहुत दुश्मनी इन लोगों की। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 625 बटे में कितना आ गया, 125 बराबर में क्या, एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट और वर्ग कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 125 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 5 और 5 कितना हो जाएगा, 25, और बराबर में क्या, एक्स का, एक्स बराबर क्या आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अब नॉर्मल तरीके से भी हो रहा था तो हम ऐसे क्यों करें। चलो क्लियर है, और आगे बढ़ते हैं। अगला है धनात्मक पूर्णांक एक्स वाई और जेड। धनात्मक का मतलब है कि मान जितने भी रहेंगे जीरो से बड़े रहेंगे। वो जीरो से जितने भी मान बड़े रहते हैं वो सारे के सारे कैसे रहते हैं दोस्तों, धनात्मक रहते हैं। कैसे रहते हैं, धनात्मक। जैसे उसने बोला धनात्मक पूर्णांक एक्स वाई और जेड, और आगे बोल दिया x इंटू वाई बराबर 14। तो देखो भाई x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा भाई ने, 14 दे रखा। आगे बोला
y इंटू जेड बराबर कितना दे रखा, 10 दे रखा। और अगला उसने बोला कि z इंटू एक्स बराबर क्या दे रखा, 35 को संतुष्ट करते हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो अब आप आराम से दो ऐसे गुणनफल करो कि 14 आ जाए और आपस में बिल्कुल ना कटे। तो 14 के दो फैक्टर हमारे क्या क्या बन सकते हैं, एक तो हमारा बन सकता है 1 और 14 कि 1 गुना हम 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और दूसरा क्या बन सकता है, 2 और यानी एक हम कर सकते हैं कि 1 और 14 और दूसरा हम कर सकते हैं 2 और 7। क्लियर है, यानी कि ये दो हमारे बनेंगे। तो अब आप अगर एक मान रखेंगे तो आगे अगर हम जाएंगे इसका मान हम क्या रख लें, भाई 7 रख लें। सॉरी, तो 7 रख लेंगे तो 10 नहीं बन पाएगा। मतलब आपको 10 लाना है तो 10 में काय की जरूरत पड़ती है, एक तो 5 की और एक 2 की। क्योंकि 10 में या तो एक 10 लेके आओगे या 5 और 2 लेके आओगे। अगर 1 और 14 ले ले तो 1 और 14 तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि फिर यहाँ दो कोई एक तो 2 होगा। और 10 दो ही कंडीशन में आता है, या तो काय में आता है, 2 में आता है, काय में आता है, 5 में आता है। एक बात तो पक्की होगी भाई कि यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, एक तो 2 ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं। क्लियर है, अब आप आराम से देखो यहाँ हम क्या ले सकते हैं, यहाँ मेरे हिसाब से अपने ले सकते हैं भाई 2 गुना 5 ले सकते हैं। और 35 को क्या बोल सकते हैं, 5 और 7 बोल सकते हैं। क्लियर है, अब इनको आप सिस्टोमेटिक अगर जमा लेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे अगर x का मान हम 2 मान ले और y का मान हम कितना मान ले, 7 मान ले, तो 7 और 2 कितने हो गए, 14। अब y का मान हम 7 मान तो y के मान हम 7 नहीं मान सकते, तो इनके मान को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यानी 2 7 को आपको क्या बोलना पड़ेगा, आराम से क्या बोलना पड़ेगा, भाई x का मान कितना हो गया, 7 हो गया, और y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो 7 और 2 14। अभी आप आराम से क्या मान सकते हैं भाई, y का मान कितना हो गया, 2। तो यहाँ आप 2 मान सकते हैं, तो z का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है, अब आपको पता है कि z का मान कितना है, 5, तो x का मान अपने आप कितना आ जाएगा, 7। क्लियर है दोस्तों, अपने भाई ने बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो अभी हमें पता है x का मान हमारा कितना आया था भाई, 7। यानी x बराबर कितना आ गया हमारा, 7। y बराबर हमारा कितना आ गया था, 2। और z बराबर हमारा कितना आ गया था। तो उसने बोली सभी का सम क्या, आप इन सबको जोड़ देंगे तो 7 और 2 9, 9 और 5 14। क्लियर है दोस्तों, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलना चाह रहा है उसको समझेंगे। एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी। तो देखो भैया, आराम से देखो, 7 वर्ष पहले कितने के थे, 27 के थे। अब 7 वर्ष पहले अगर 27 के थे तो क्या हम उनकी वर्तमान आयु में पहुंच सकते हैं। अगर हम वर्तमान में जाएंगे तो आराम से हम क्या कर देंगे, वर्तमान में जाने के लिए प्लस का क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 34। अब पति और पत्नी ये औसत आयु 34 है, तो 34 तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जब उनका विवाह हुआ, अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। यानी अब औसत आयु कितनी है, 24। देखो हम पहले से वर्तमान में आ गए और अब भी वर्तमान में, लेकिन अब कैंडिडेट कितने हो गए, 3 हो गए। एक बालक का जन्म हो गया तो 24 दिन कितना हो गया, 72 हो गया। क्लियर है, यानी जो जब 2 बराबर 68 था, 3 बराबर 72 आ गया, 1 बराबर कितना आ गया, 4। यानी जो बच्चे का जो उम्र है कितना आ जाएगा। अब एक एक क्वेश्चन इसमें बढ़ सकता है। अगर वो बोल दे कि 6 साल बाद बच्चे की उम्र क्या होगी, भाई 4 और 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वो पूछ ले 10 साल बाद, 5 साल पहले, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो आप आराम से देखो, आगे 3 चीजें एक तो क्या होता है, वर्तमान होता है। जैसे मान कर लो, हकीकत ये कि जैसे मेरी उम्र अभी कितनी है, 27 साल है। कितने साल है, मतलब बिगिनिंग साइड में चले गई है। वर्तमान कितनी है, 27। अगर बोलो 5 वर्ष बाद, कितने भाई, 5 वर्ष बाद। हाँ, 5 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, मतलब मैं कितने का हो जाऊंगा, 32 साल। और अगर फिर कोई पूछ ले मुझसे कि 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व मतलब मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरी उम्र कितनी आ जाएगी, 27 में से 5 गए तो 22। क्लियर है, यानी आयु में आप 3 चीजें ध्यान रखिए, एक न्यूट्रल जहां आप खड़े हैं, एक बाद वाली और एक पहले वाली। क्लियर है दोस्तों, चलो, है ना। वैसे उम्र किससे नहीं पूछना चाहिए, आदमी को बुरा लग जाता, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन है,
लुप्त संख्या x निकालेंगे। बहुत बढ़िया, यानी कि 2 और x, 3 और 12 और 6 और 24। क्लियर है दोस्तों? तो आपको बताना है कि x की जगह क्या आ सकता है। तो मुझे 1 सेकंड से दिख रहा है कि 3 का गुना आप 4 में आ जाएगा, 6 का गुना आप 4 में कर दो तो क्या आ जाएगा, 24। वैसे क्वेश्चन रीजनिंग का होना चाहिए, ठीक है। अब तो 2 का गुना भी अगर हम 4 में कर देंगे तो भाई साहब कितना आ जाएगा, 2 4 8 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, मतलब जो हमारा x का मान है कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ 12 ही हो, अगर 13 आ जाएगा तो फिर आप क्या कर देते, 3 इंटू 4 प्लस 1 कर देते, या 25 आता तो 6 4 24 हो, तो यहाँ 8 की जगह क्या आ जाता, 9 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इसका मान ये है, इसका मान ये है, तो इसका मान क्या होगा। तो आपको देखना है कि कौन सी चीजें उसको फॉलो कर रही है, तो गुना 4 उसको क्या कर रहा, फॉलो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में खंबे को पार करती है। सबसे पहले आपको समझना है भैया कि 0.4 मिनट, अरे कितना समझना है, 0.4 मिनट। तो क्या आप आराम से इसको ऐसा लिख सकते हो, 4/10 मिनट। आराम से 0.4 मिनट का मतलब यही होता है। बट आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या कर देंगे, 4/10 गुणित 60, क्योंकि एक मिनट में जो सेकंड होता है कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 6। यानी जो कार्यक्रम सेट हो रहा है काय का हो रहा है, 24 सेकंड का हो रहा है। क्लियर है? यानी कि आप 0.4 मिनट को आराम से क्या लिख सकते हैं, इन द 1 सेकंड क्या लिख सकते हैं, 24 सेकंड लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक बात मैं समझा देता हूँ जरा, कि भाई हम क्या पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। हमें क्या पता, पूरी दुनिया को पता है कि भाई चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अरे क्या होता है भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सबसे क्या समझ, चाल के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, किसके, चाल। तो देखो भाई, चाल हमेशा काय में होती है, चाल हमेशा होती है किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। काय में होती है, अरे चाल हमेशा काय में होती है, किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। और 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। क्या होते हैं, 1000 होते हैं। और घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3600। 3600 सेकंड, दो जीरो से, दो जीरो, दो से कटा 5 बार और 2 से कटा 18 बार, यानी कि आंसर आ गया 5/58 मीटर पर सेकंड। एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीखा यहाँ पर कि आपको ये तो पता ही था कि चाल काय में होती है, किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। लेकिन अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप इसका 1 सेकंड गुना क्या कर देंगे, 5/18 कर देंगे, आराम से कर देंगे 5/18। तो जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि अगर चाल हमें दे रखी हो 90 किलोमीटर प्रति घंटे, तो भाई ये क्या 90, और आप इसमें गुना क्या कर देंगे, 5। कैसे करेंगे वो मैंने बता दिया। तो 18 से कितनी बार कट गया, 5 बार। तो 5 और 5 कितना आ गया, 25। यानी आपकी चाल कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अगर वो पूछ ले कि चाल अगर 25 मीटर, अरे चाल अगर कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड है, और आपको इसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, काय में, तो आप क्या कर देंगे, 18/5 को क्या कर देंगे, उल्टा, 5/18 को उल्टा कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, 18/5 कर देंगे। तो 5 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार 18, 5 90, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इसमें, चाल, तो चाल के साथ क्यों 5/18 होता है और क्यों 18/5 होता है। क्लियर है दोस्तों? चलो और हम आगे बढ़ते हैं। जो आगे की बात करने जा रहे हैं, काय की करने जा रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारी आगे की बात है वो काय की दूरी की है। तो दूरी हमेशा, ट्रेन क्या है काय की में, तो दूरी हमेशा काय में आती है, मीटर में आती है। और समय को हमेशा आपको कन्वर्ट काय में करना है, सेकंड कन्वर्ट करना है। क्लियर है दोस्तों? यानी चाल जो जनरेट होती है किलोमीटर प्रति घंटे में होती है, दूरी मीटर में होती है, और समय काय में होता है, सेकंड में होता है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको ध्यान करो। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट कन्वर्ट हमने करा 24 सेकंड में, एक खंबे को पार करती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने मिनट का समय लेंगे। तो आराम से उस मिनट में पूछा तो सेकंड के बाद हम बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में। तो देखो भाई,
एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 24 सेकंड में खंबे को पार करती है। सबसे पहले क्या निकाल लो भाई, उसकी चाल निकाल लो। तो चाल हम मान लेते हैं x, और आप आराम से इसमें गुणा ना करोगे, चाल x हो गई और लंबाई कितनी है 300, और सेकंड कितने लग रहे हैं 24। और अगर हमें 4 किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आराम से देखो भाई, 12 से कितनी बार कट गया, 2 बार। ये 12 से कितनी बार कट गया, 12 2 24, और बचे कितने भाई 6, यानी 12 5 60। यानी कि हमारी जो चाल है कितनी आ गई 12.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है दोस्त। अब आगे बंदा बोल रहा है 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने मिनट का समय लेंगे। पहले 300 मीटर हमारे पास था ही सही, 450 हमारे पास और आ गया, और हमारे जो चरण रेखाएं कितनी है 12.5, 12.5। तो आप आराम से देखिए भाई 7.5, और ये कितना 125, और गुना ऊपर कर देंगे 10 का, 25 से कट गया है 3 बार, ये 25 से कितनी बार कट गया 5 बार, 5 से कितनी बार कट गया 6, 10 और 6 कितने आ गए 60 सेकंड। आप 60 सेकंड को क्या बोल सकते हैं, आराम से इन 1 सेकंड क्या बोल सकते हैं, 1 मिनट बोल सकते हैं। देखो क्वेश्चन को करना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट का समझना बहुत जरूरी है। तो कितनी देर में पार कर लेगी, 1 मिनट में पार कर लेगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 10 15 20 30 देश श्रेणी में 15वां करेगा। तो एक तो हो सकता है कि आप इसको ऐसे लिख लो कि भाई क्या 5 10 15 देश श्रेणी का कौन सा पद 15वां। तो मुझे तो एक बात समझ में आ रही है कि भाई श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, समांतर। तो आप क्या 15 25 5 10 15 5 75 भी कर सकते हैं। यानी एक तो आप रीजनिंग के मुताबिक इसका आंसर लगा सकते हैं कि 15 5 75, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा आराम से। और वैसे आप इसको बोल सकते हैं समानांतर श्रेणी। अब आप जैसे इसको समानांतर श्रेणी बोलेंगे तो इसमें सबसे पहले आता है कि भाई एनवा पद ज्ञात। कौन सा पद ज्ञात करो, एनवा पद। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है, वो होता है टी एन ए प्लस एन माइनस 1 ओ टी। इन सबको आप समझ लो। टी एन मतलब कौन सा नंबर है, मतलब एन को यहाँ पर बोला जाता है नंबर या पदों की संख्या। अरे क्या बोला जाता है, पदों की संख्या। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई इसको क्या बोला जाता है, पदों की संख्या। उसके बाद ए को क्या बोला जाता है, प्रथम पद बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है, अरे क्या बोला जाता है भाई, प्रथम पद बोला जाता है ना। उसके बाद डी को क्या बोला जाता है, अंतर बोला जाता है, यानी कि दो पदों के बीच का अंतर। तो आपको एक एक शब्द पता होना चाहिए। क्लियर है। तो आप आराम से, आपको 15वां पद निकालना है तो पूरे समीकरण में आप क्या बोल सकते हैं कि भाई ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर पहला पद 5, उसके बाद क्या है ए, ए आ गया पहले पद, उसके बाद क्या पूछा हमसे डी, यानी डी मतलब अंतर, यानी 5 और 10 का है 5 का, उसके बाद एन, एन बराबर हमें दे रखा है कितना 15। जब एन बराबर हमें 15 दे ही रखा है तो आप आराम से इसका पद निकाल सकते हो कि टी 15, ए का मान कितना हमारे पास 5 प्लस ये कितना हो गया 15, 15 माइनस 1, और डी का मान कितना दे रखा हमें 5। तो ये कितना हो जाएगा टी 15 5, और 15 में से गए तो 14, और 14 5 कितने 70। तो टी 15 यानी 15वां पद हमारा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ तक पहुंचे, थोड़ा और आगे पहुंच ही जाते हैं। अब से पूछ ले कि इनके 15 पदों का योग क्या होगा। अब 15 पदों का योग क्या होगा, ये मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। अभी हम समझ लेते हैं, हमने एनवा पद निकाल लिया। एनवा पद निकालने के बाद हम एक और चीज इसकी बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और वो चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। चला देखो, हो सकता है कि अभी उसमें श्रेणी का 15वां पद पूछा, अब हमारे समीकरण ऐसा आ जाए कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए मतलब क्या हो जाएगा, हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई 2, और वो होता है 2a प्लस एन माइनस 1 डी। यानी कि योग पर पूछ ले, यानी समांतर श्रेणी के पदों का क्या पूछ ले, योग पूछ ले। 15 पदों का योग बताओ, तो आप आराम से 15 पदों का योग बता सकते हो दोस्तों, बिल्कुल बता सकते हो। यानी एस एन, एन का मान कितना दे रखा है 15 और 2, और देखो भाई 2, ए का मान कितना दे रखा अभी बताया मैंने 5, और यहां से अपन क्या कर सकते हैं, सॉरी प्लस एन का मान कितना है 15, 15 में से गए 14, और 14 का गुना अपने 5 में कर दिया तो कितना आ गया 70 आ गया। क्लियर है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा एस एन, ये हो जाएगा 15/2, और ये कितना हो गया 5 तो 10, और कितना हो जाएगा 80,
और आप ऐसे 2 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 40 बार, यानी 15 4 60, यानी SN बराबर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यानी अगर वो पदों का योग भी हमसे पूछ लेता तो हम बहुत आसानी से पदों का योग निकाल सकते थे, लेकिन हमसे पूछा था कि श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करें, तो 5 5 का अंतर, 5 कितना आ जाता, 75। क्लियर है दोस्तों? चलो और हम आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच 3:5 है। एक कुणाल नाम का लड़का है और एक गणेश नाम का लड़का है, जिनकी आयु में अनुपात कैसा, 3:5 का। यदि अब से 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा। देखो उम्र का अंतर हमेशा सदैव कैसा रहता है, बराबर रहता है, कि अगर आप मेरे से 15 साल बड़े हैं या 15 साल छोटे हैं तो 10 साल बाद भी हमारे बीच में कहानी यही रहेगी। तो भाई उम्र का अंतर सदैव कैसा होता है, एक समान होता है। तो ऐसा लिख दो क्या कि अंतर सदैव एक समान होता है। तो अंतर कितने का है, 12 का है। तो आप आराम से देखो 3 और 5 में अंतर कितने का, 2 का, यानी 2 बराबर क्या है, 2 से कितनी बार काट देंगे, 6 बार। तो आप 6 का गुना यहाँ कर देंगे और 6 का गुना यहाँ कर देंगे, तो कुणाल 18 साल का हो जाएगा और ये बंदा गणेश 30 साल का हो जाएगा। क्लियर है? तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या है, कुणाल कितने साल का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक बार क्या है, 361 है और एक बार क्या है, 47 है। अभी बहुत सारे विद्वान क्या करते हैं कि डायरेक्ट बोल देते हैं इसको छोड़ दीजिएगा, आप डायरेक्ट इसमें भाग दे दीजिएगा। तो ये जो सारी कहानी है कौन सी, भाग विधि की है। कौन सी कहानी है, भाग विधि की। जैसे अभी भाग विधि में आपको पता होगा कि भाई ये क्या रहता है, ये भाज्य रहता है, ये क्या रहता है, जो काटता है उसको क्या बोला जाता है, भाजक बोला जाता है ना भाई। और ये जो आता है उसको क्या बोला जाता है, भागफल बोला जाता है। और फिर इसको क्या बोला जाता है, शेषफल बोला जाता है। क्लियर है? और सारी की सारी जो कहानी चालू होती है वो काय पे होती है, भाज्य पे होती है। क्लियर है ना? लेकिन बहुत सारे विद्वान डायरेक्ट बोलते हैं, आप 47 में भाग दे दीजिएगा, जो शेष आएगा वही आंसर होगा। तो बिल्कुल ही कुछ हद तक बातें सही है, पर वो बातें कब सही होगी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, है ना। वो बातें आपको समझना है कि उसने बोला है, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो पहले यहाँ देखना है कि 19 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। तो हमें पता है 19 का वर्ग है तो ये 19 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये उस संख्या से डिवाइड हो जाए तो आपको आगे जाना है, अन्यथा आप बोलेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ डिवाइड हो गया तो आप यहाँ भी डिवाइड करके देख लीजिएगा। 19 तो कितने हो गए, 38 हो गए। अब जब 19 तो 38 हो गए तो शेष कितने बचे, 7 और 2 कितने बचे, 9। हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, सी वाला एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन कंडीशन आप ध्यान रखिए, यहाँ तो ऑप्शन ऐसे थे कि आप काट के सीधे भी आंसर ला सकते थे, लेकिन अनुभव के मुताबिक बता रहे हैं आपको कि इसका डिवाइड होना बहुत जरूरी है। अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो पिक्चर सेट नहीं हो पाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर लगाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच अनुपात क्या होगा। तो भाई आराम से देखो कि अगर हमें शंकु का आयतन निकालना, क्या निकालना, शंकु। आराम से मैं शंकु निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है, बेलन है। अभी मैं आपको 3D बनाऊंगा तो शानदार तरीके से बताऊंगा शंकु क्या होता है, बेलन क्या होता है। तो अब अगर हमें शंकु का क्या निकालना, आयतन निकालना, तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका मान क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और ये सब क्या है, समान है, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 1 और 3। आंसर हो जाएगा 1:3। आप 3:1 ना लगाएं, छोटी सी भी गलती ना करें आप। एक छोटी सी मिस्टेक आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है, योग्यता में जरा सा अंतर परिणाम में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। जैसे मानिएगा कि आपको 72 नंबर आ गए और कट ऑफ अगर 72 या 73, 72 पॉइंट कुछ या 73 पे चला गया, तो देखो आपकी योग्यता में जरा सा अंतर आपके जीवन को बहुत बदल के रख देता है। आपको वापस से वो की वही मेहनत बार बार करना पड़ती है। इसलिए आप हमेशा धैर्य बनाए रखें। तो उसने पूछा है शंकु और बेलन के आयतन के बीच का अनुपात क्या होगा, तो आप आंसर लगाएंगे 1:3। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि योग्यता में जरा सा अंतर परिणाम में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिएगा, बिल्कुल सही बात है, इसको हम सरल कर देंगे भाई। 27 और अपॉन में 3 की घात 4 इंटू 3 माइनस के
5/3 इंटू क्यूब रूट में है 3 और 3 की पावर माइनस के 7 और 3 की पावर 4। मुझे बहुत आसानी से दिख रहा है कि आप बहुत आसानी से इन्हें ऐसे डिवाइड कर सकते हैं आराम से। एक जैसा नीचे एक जैसा ऊपर आराम से डिवाइड हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। क्या मैं 27 को ऐसा लिख सकता हूं कि 3 की घात 3 और इंटू 3 की पावर माइनस के 5/3 और इंटू 3 की पावर माइनस के 7/3। क्या दोस्तों इतना समझ में आ रहा है आपको? तो सारे के सारे आधार एकदम कैसे हो गए, समान हो गए। तो क्या हम नीचे इनका एलसीएम 3 ले लें आराम से, और 7 और 5 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, या फिर आप सबको एक साथ जोड़ दीजिएगा। जैसे आधार तो 3 आ गया, तो इसको मैं थोड़ी देर रोक रहा हूँ। अब 3 और माइनस के 5/3 और माइनस के 7/3। तो आराम से आप देखेंगे, तो मैं डायरेक्ट बोल दूं भाई ये 4 है ये 3 है, तो क्या माइनस का 1 आ जाएगा? अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ कर लो यार। अरे ये कितना हो गया, 5 और 7 12, 12 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4। तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये 3, तो माइनस का 1 बचेगा। अब किसी के भी ऊपर अगर माइनस की 1 घात लगाएंगे तो इसको बटे ले जाएंगे तो घात प्लस में हो जाएगी ना, 3 की घात 1। किसी के ऊपर घात 1 लगाने में उसके मान में सदैव किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा सटीकता के साथ। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? अब हमें 3 से विभाज्य का नियम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 3 से विभाज्य का नियम ये होता है कि उन अंकों का योग 3 से सदैव कैसा होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो पहला देखते हैं हम, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30, 33 और 2 35। 35 कहीं भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसे क्या कर देंगे, काट देंगे। चलो अगला देख लेते हैं, 9 और 8 17, 17 और 12 29, 29 और 3 32। ये भी कहीं डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, इसे भी हम काट देंगे। अगला है 2 और 3 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 19, 19 और 7 कितने हो गए, 26, 26 और 8 कितने हो गए भाई, 26 और 8 34। मतलब ये भी कहीं बन नहीं रहा है। अगला देखते हैं, 4 और 6 10 और 2 12। बिल्कुल ये 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या होगा, सटीकता के साथ सही है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था, 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ता है? तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या है। और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और हमारी अगली मुलाकातों की अगले वीडियो में। जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत।